थैंक यू सर। आपने इतना अच्छा फिल्म बनाए और इतना ऑब्वियसली नेशनल अवार्ड तो अभी मिला, पर लोगों ने देखा, उसको अप्रिशिएट किया, 400 करोड़ 500 करोड़ कमाया। पहले तो मुझे सीरियसली इतना उम्मीद नहीं था कि फुल हाउस होगा। मतलब इतना मजा आता है ना कि शॉर्ट फिल्म देखने, डॉक्यूमेंट्री देखने, पूरे हॉल में एक भी सीट खाली नहीं है। ये इससे बेटर और इस देश की सिनेमा के लिए क्या मोमेंट हो सकता है। तो थैंक यू मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतने बड़े, उधर भी था जो दुलास में थे, पूरे हॉल इतना भरा हुआ था, आने की मन ही नहीं कर रहा था। तो थैंक यू सो मच। बात यह है कि शांतनु, आपकी जो क्वेश्चन था ना, इसकी थोड़ा सा डाइवर्स आंसर है मेरे पास। डाइवर्स आंसर इसलिए है कि मैंने बहुत बारीकी से इसको देखा और समझा। ये हम लोग ना 300 करोड़ 400 करोड़ ये नंबर गिन नहीं रहे थे। वो एक बिजनेस का नंबर है, उसमें कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, कितना एग्जीबिटर के पास जाएगा, ये सब लंबा मैथमेटिक्स जिनका काम था वो कर रहे थे। हम लोग गिन रहे थे कितने लोग, कितने फुटफॉल हो रहा है हॉल में, कितने संख्या में लोग देख रहे हैं। तो एक कैलकुलेशन था, करीबन ओटीटी लेके करीबन 22 करोड़ लोग ये फिल्म देखा है, 220 मिलियन। तो बोला जा रहा है, जो मुझे मालूम नहीं इसका कोई कंफर्मेटरी कोई वो है कि नहीं, केरला स्टोरी 3 नंबर में है इंडिया की हिस्ट्री में। जितने लोगों ने फिल्म देखा, ऑफ कोर्स नंबर 1 में शोले है और नंबर 2 में मुगले आजम है। तो एक तो ये मुझे, मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने लोगों ने फिल्म देखा, नंबर 1। नंबर 2, आपको सुन के हैरान होगा, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री, सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करते, वुमेन सेंट्रिक फिल्म, मतलब जिस फिल्म की लीड है एक हीरोइन, एक लड़की, केरला स्टोरी से पहले जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग वुमेन सेंट्रिक फिल्म था वो है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसने 156 करोड़ कमाया था और हमारी फिल्म 400 करोड़ कमाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म की हिस्ट्री में केरला स्टोरी नंबर 1 में पहुंचे। एक माइलस्टोन है। अच्छा, एक माइलस्टोन है। दूसरा, केरला स्टोरी के बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है। ये मैं आपकी जवाब देने से पहले ये थोड़ा सा लोगों के सामने मजेदार फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। वो फैक्ट्स क्या है, नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, जब फिल्म रिलीज होती है ना, पहले दिन जितने कमाई होता है फिल्म का, फर्स्ट डे कलेक्शन, मोटा मोटा ये माना जाता है 10 से 15 गुना उससे उसकी लाइफ टाइम कलेक्शन होता है। मान लीजिए आज एक फिल्म रिलीज हुई जिसकी कमाई हुआ 4 करोड़ रुपया फर्स्ट डे कलेक्शन, तो माना जाता है 40 से 50 करोड़ उसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा। जो फिल्म पहले दिन 10 करोड़ बिजनेस करते हैं, माना जाता है 100 से 120 करोड़ उस फिल्म को लाइफ टाइम कलेक्शन होगा। केरला स्टोरी में क्या था, पहले दिन हमारा कमाई था 7 करोड़ 70 लाख रुपया, वो 400 करोड़ में पहुंचे, तो मतलब कम से कम 1200 गुना ज्यादा वो हुआ। इसमें इसकी जो एनालिसिस है, जो पंडित ने करते हैं कि पहले दिन लोगों ने जो देखा और दूसरे दिन जो फिल्म देखा, वो फ्राइडे था, सैटरडे था, इतनी ज्यादा व्हिस्पर कैंपेन हुई लोगों की बातों पे। एक लोग देख के जाके 10 लोगों को इंस्पायर किए देखने के लिए, और वो लोग और मल्टीप्लिकेशन में लोगों को बोला। और उसके बाद तो नॉर्मली एक फिल्म का जो पहला वीकेंड का कलेक्शन होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे में उसका डीप हो जाता है। तो एक जिंक्स बोलते हैं कि मंडे की जो टेस्ट है, अगर एक फिल्म मंडे का टेस्ट क्रॉस करे तो वो अच्छा बिजनेस करेगा। हमारी पहले दिन का कलेक्शन था 7 करोड़ 70 लाख, दूसरे दिन सैटरडे का कलेक्शन था 8 करोड़ 60 लाख, तीसरे दिन का कलेक्शन था 9 करोड़ 90 लाख, मंडे जिस दिन सबसे ज्यादा स्लैम होता है उस दिन का कलेक्शन था 14 करोड़। तो लोगों की प्यार हमें कितनी भर भर के मिला है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं ये सब। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये नंबर बोला। फर्स्ट वीकेंड से सेकेंड वीकेंड ज्यादा बड़ा था हमारा,
थर्ड वीकेंड उससे भी बड़ा था। मतलब हमें पब्लिसिटी करना नहीं पड़ा, सिर्फ लोगों की प्यार और मोहब्बत में ये फिल्म इतनी बड़ी बन गई। और इंटरेस्टिंगली आज उस फिल्म का 2.5 साल होने वाले हैं और उसकी डायरेक्टर को सुनने के लिए आप लोग आज भी पूरे ऑडिटोरियम भर के आए हुए हैं। ये इस फिल्म का कामयाबी है। और भारत की इतिहास, सिनेमा की इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये कमर्शियली इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म लोग अपना लिए। मतलब ये अब मेरी फिल्म नहीं रहा या मेरी प्रोड्यूसर का फिल्म नहीं रहा, ये सब अपने फिल्म है। लोग जब भी कहीं पे भी मैं जाता हूं या मेरी हीरोइन लीड एक्ट्रेस आधा जाती है या और कैरेक्टर जाते हैं, सबकी अपना अपना स्टोरी है। सब लोग केरला स्टोरी से जुड़े हुए स्टोरीज हमें बताते रहते हैं। एक बॉम्बे में एक इंसान से मेरी बात हो रही थी, उसकी बेटी पुणे में पढ़ते हैं। बॉम्बे से पुणे 200 किलोमीटर की दूरी। मेरी फिल्म देखने के बाद रात को वो घर नहीं गया, वो गाड़ी ड्राइव करके पुणे चले गए अपने बेटी से मिलने। तो इस लेवल की एक इमोशन काम कर रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि क्रिटिसिज्म तो बहुत हुई है, क्रिटिसिज्म हमेशा बुरे नहीं होते हैं। एक इंसान को अच्छे इंसान बनने के लिए क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म था, जो फिल्म देखे बगैर जो लोग बोल रहे थे ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये आरएसएस बीजेपी का फिल्म है, ब्ला ब्ला ब्ला, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक डिफीट था। मैं आपको बताऊं, हमारी फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को हमारी ट्रेलर रिलीज हुई और वो ट्रेलर रिलीज के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। हमारे खिलाफ 23 कोर्ट केस हुई। केरल में 11 केस, तमिलनाडु में 4 केस, बंगाल में 3 केस, उत्तर प्रदेश में 2 केस। तो आप समझ सकते हैं हम इतने बड़े प्रोडक्शन कंपनी तो है नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतना कोर्ट केस लड़ने के लिए। तो हमने 30 अप्रैल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया कि सारे केस को कंपाउंड किया जाए, अलग अलग कोर्ट में जितने केस हैं सब एक जगह पे लाया जाए ताकि हम इकट्ठा सबकी जवाब दें। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी अपील को एक्सेप्ट की और सारे केसेस को कंपाउंड किया गया और वो केस सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने हियर किए, 3 जज की बेंच ने। तो और उसके बाद जो भी हुआ आप लोगों को मालूम है, अगर है तो मैं आपको बता दूंगा केस कैसे चला। एक लड़की केरला से कॉन्स्टेंटली 20 जिस दिन से हमारी ट्रेलर रिलीज हुई, मतलब बहुत ही गंदी भाषा में मुझे गाली दे रहे थे सोशल मीडिया में। मेरी सोशल मीडिया में जाएंगे देख पाएंगे, वो अभी भी मैंने डिलीट नहीं किया। तो सोशल मीडिया में बहुत गालियां दे रहे थे कि आप इस्लामोफोबिक है, मुसलमानों के खिलाफ बात करने के लिए फिल्म बनाए, आप बीजेपी का प्रोडिजी है, आपने प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया था, हमने कोई किसी की रिप्लाई नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। तो वो लड़की कंटिन्यूअसली मुझे लगता है 18-19 साल की होगी, कॉलेज की स्टूडेंट थी, मुस्लिम लड़की थी केरला से। तो वो बोलती रही और 5 तारीख रिलीज हुई, 7 तारीख को उसी लड़की ने मुझे इतने बड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा। एक मुस्लिम लड़की लिखती है, भैया केरल में एक भैया किसी को बोला नहीं जाता है, भैया नहीं बोलते, भैया नॉट इंडियन टर्म है, लेकिन वो लड़की ने मुझे भैया करके लिखा कि it was my mistake that I was abusing you. I personally from the bottom of my heart I apologize. ये फिल्म बना के you have actually done a service to my religion, that we come to know that how my religion is being misused by some people and they are not Islam और blah blah blah. तो बात ये है, जितने पॉलिटिशियन ने हमारी फिल्म को बुराई कर रहे थे, पर्टिकुलरली मैं नाम ही बता देता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। प्रमोट भी किया है एक तरह से। हमारी बंगाल से जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, ममता बनर्जी, फिल्म 2 दिन चला, 5-6 तारीख फुल हाउस चला हर ऑडिटोरियम में। 170 हॉल में लगे हुए थे, 170 में 170 हाउसफुल था। एक सेकेंड डे इवनिंग को पुलिस आके सारे हॉल खाली करके फिल्म बैन कर देते हैं।
मैं बार बार कोलकाता गया ये रिक्वेस्ट करने के लिए, आज के तारीख में फिल्म बैन करना दुनिया की सबसे स्टूपिड काम है। आप पायरेटेड वर्जन देख लेंगे, आप ओटीटी में आएगा देखें। ये एक टोकेनिज्म था कि उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिमों को खुश करना है कि मैंने देखो तुम्हारे कितना सोचता हूं, एक इस्लामोफोबिक एंटी मुसलमान फिल्म को मैंने बैन किया। उनको फिल्म देखना एक पॉलिटिकल लीडर का काम था। अगर बैन करना है, डिबेट करना है, लेट्स डू द डिबेट। मैं कलकत्ता में बैठा हुआ था एक 5 स्टार होटल की लॉबी में कि कोई भी आए मुझसे डिबेट करने के लिए। आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड स्पोकन इन द फिल्म, आई स्टैंड बाय एवरी विजुअल शोन इन द फिल्म। आपको मैं बोलूं, मेरे फिल्म अगर आप लोगों ने देखा है, देयर इज अ सीन वेयर अ गर्ल स्पीटिंग ऑन हिज फादर। ये लेके मतलब इतने क्रिटिसिज्म हुई। फिर जो लड़की ने अपने फादर को स्पीच किया था, वो लड़की टेलीविजन में आके बोली कि यस आई डिड दैट। उसको हमने केरला से बॉम्बे ले आके फुल हाउस प्रेस के सामने बात किए। उन्होंने बोला हाँ मैंने किया था। इट वाज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट, how the brain been washed, how the manipulative conversion, how this mechanism working. So जो politician की दुकान रिलीजियस पॉलिटिक्स के नाम पे चलता है, रिलीजियन की नाम पे चलता है, मतलब विडंबना ये है कि मुस्लिम्स आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दे आर द वोट बैंक। और उनकी वोट बैंक में जिनकी सरकार चलता है, वो लोग इस फिल्म के टोकन दिखाने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड इंटरेस्टिंगली, बिलीव मी, मैं सोशल मीडिया में एक भी पोस्ट डिलीट नहीं की। हजारों की संख्या में मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम्स इस फिल्म की तारीफ की है, क्योंकि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। कश्मीर में, कश्मीर मेरा दूसरा घर है, कश्मीर में 10% लोग भी नहीं होगा जो लोग इंडिया से अलग होना चाहते हैं। प्रॉब्लम है कि इस देश में अगर शांतनु बोले कि गरीब को रोटी खिलाओ, मैं बोलूंगा नहीं, रोटी मत खिलाना गरीब को, क्योंकि मुझे पॉलिटिकली डिबेट करना है। मतलब इस जगह पे मजेदार बात यह है, 2021 में, 2020 में नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आए, नाम है कैलिफट। आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। कैलिफट एक स्टोरी है जो 2 स्वीडिश बहनों की स्टोरी, दोनों की दोनों सीरिया चले जाते हैं ब्रेन वॉश के बाद। एक लड़की वहीं पे मर जाते है, एक लड़की वापस आ जाती है। ये केरला स्टोरी की कहानी था। एक फिल्म था लाइला एम, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस चॉइस अवार्ड मिला था। सेम स्टोरी था। बात यह है, दुनिया, ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म की जो थ्रेट है दुनिया भर में, वो दुनिया आज देख रहा है। आधा यूरोप अभी उस टेररिज्म के शिकार है। अमेरिका में शहर के शहर उसकी शिकार है। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम, इस्लामिक टेररिज्म का प्रॉब्लम पूरे दुनिया समझते हैं, हमारी देश में भी समझा जाता है, लेकिन उसका पॉलिटिकल कलर नहीं दिया गया। टेररिज्म का प्रॉब्लम टेररिज्म का प्रॉब्लम रहा। द मोमेंट आपने उसको पॉलिटिकल कलर देंगे तो वो आपका वोट बैंक को हार्म करेगा। और उसी की वजह से ये हुआ कि हमारे फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म ब्ला 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 बोला गया। लेकिन मैटर ऑफ फैक्टली दर्शकों ने, मेरी व्यूअर्स ने इसको इतनी सुंदर भाषा में जवाब दी कि आज भी फिल्म रिलीज होने की 2.5 साल बाद भी लोग, माय नेक्स्ट फिल्म बस्तर, लोगों को मालूम नहीं था कि छत्तीसगढ़ की जंगल में हो क्या रहा है। भारत की फ्लैग होस्ट करने के लिए उस अपराध में 32 टुकड़े करके काट दिया गया था एक आदमी। इस साल भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पुराने बातें कर रहा हूं, इस साल भी हुआ है, गूगल करिए देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी देश में ना, ये हम सबके लिए, मेरे लिए भी एक सबक है। मैं भी एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता हूं। मैं ऐसा शहर से बिलोंग करता हूं इसमें मेजॉरिटी उनका नाम ही नहीं जानते हैं। मतलब स्कूल में जाते थे बचपन में, बारिश में छत से पानी गिरता था, स्कूल बंद हो जाते थे। तो मुझे छोटे छोटे शहरों की इमोशंस को, एस्पिरेशन को समझ में आता है। आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। मैटर ऑफ फैक्टली हमें
सच्चाई से, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रियों में होता है, चाइना में होता है, रशिया में होता था, अल्बानिया में होता था, क्यूबा में होता था, आपको सच्चाई की सामने आने नहीं दिया जाता, सच्चाई को आपके से दूर रखा जाता है। ये एक कम्युनिस्ट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो स्टेट डिसाइड करेगा आप कितना स्माइल करेंगे। नॉर्थ कोरिया में हुआ ना, आप पब्लिकली स्माइल नहीं कर सकते, और सरकार डिसाइड करेगा कि आप कितने बार एक हफ्ता में स्माइल कर पाएंगे। और आप दोनों अगर दोस्त है, ये अगर 2 दिन आपके घर में बात गए, आपको सरकार को बोलना पड़ेगा आप उनके घर में किस लिए जा रहे हो। तो हमारी देश में ऐसा था नहीं, लेकिन जब से हमारी देश इंडिपेंडेंट हुई ना, एक कोशिश चल रहा था, इसलिए हमारी देश को कभी कभी सोशलिस्ट देश बनाने की एक मुहिम छिड़ा गया था। बहुत ज्यादा रशिया इन्फ्लुएंस करते थे हमारी देश की पॉलिसी को। तो आपको, मुझे सबको ना एंटरटेनमेंट की एक गलत ही परिभाषा सिखा दिया गया। एंटरटेनमेंट क्या है? ऑफिस से घर आएंगे, आराम करके एक व्हिस्की का पेग लेंगे या चाय लेंगे, बैठ के टीवी में फिल्म देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, और वो बीच में जो आप देखेंगे वो आपका एंटरटेनमेंट है, जहां पे आपका दिमाग आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन दुनिया में जो देश तरक्की की है, एक बहुत महान किताब है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री बाय आचार्य प्रफुल्ल चंद्र बोस, पीसी रॉय, उनकी किताब में बोला गया, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, किसी को अगर किताब पढ़ने की मौका मिले तो वो किताब कलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा, कि जब हमारी सिविलाइजेशन यूथ में था और तब दुनिया की सिविलाइजेशन अपने माँ की गोदी में खेल रहे थे, लेकिन ऐसा क्या बदलाव आए हमारे देश में कि ये लोग सब आगे चले गए, हमें छोड़ के हम पीछे रह गए। तो ये जवाब ढूंढने के लिए, ये मेरा बचपन से मेरे अंदर भी ये सवाल आता था। हमने दुनिया को मैथमेटिक्स सिखाए, हमने दुनिया को एस्ट्रोनॉमी सिखाए, हमने दुनिया को जियोग्राफी सिखाए, और आज दुनिया भर में वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारे देश में हम रोटी खाएंगे या मैदा, आटा खाएंगे या मैदा खाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बैठे बैठे डिसाइड करेंगे कि किस चीज पे हम क्या टैक्स देंगे। ये तो उल्टा होना चाहिए था ना। तो एंटरटेनमेंट भी ऐसा एक लोगों की ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में चले गए थे, जो लोगों को लगता था सपना देखना आपका हक नहीं है, सपना देखना आपका टाइम पास है, और बॉम्बे में बैठ के कुछ लोग आपका सपना बेचेंगे। ये राज कपूर साहब को बोला कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं, हम उसको बेचते हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी इंसल्ट हो सकता है एक अनकॉमन लोगों के लिए। इसलिए हमारी सिनेमा का नाम भारतीय सिनेमा नहीं बोला जाता है, इसको बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, छॉलीवुड बोला जाता है। ईरान के सिनेमा को ईरानवुड नहीं बोलते हैं, जर्मन सिनेमा को जर्मनवुड नहीं बोलते हैं, इटालियन सिनेमा को इटालीवुड नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी सिनेमा को बोलते हैं बॉलीवुड। मतलब आपकी खून में, आपकी जहन में डाल दिया गया है कि आप एक स्लेव हो, आपके अपना कुछ नहीं है। हम चक्रता देखने जाएंगे यहां से 100 किलोमीटर दूर, बोलेंगे ये तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में जाके कोई नहीं बोलेगा कि ये चक्रता है। तो आप सोचिए कि हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दिया गया कि तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग कचरे हो। तो एंटरटेनमेंट होना होता है आपकी जिंदगी से। आपकी जिंदगी की कहानी अगर आप सही भाषा में, सही मायने में बोलेंगे ना, वो होता है एंटरटेनमेंट। ईरान की एक फिल्म था चिल्ड्रन ऑफ गॉड, 2 भाई बहन एक जूता। एक भाई सुबह उस जूता पहन के स्कूल जाते थे, टिफिन टाइम में, ब्रेक टाइम में स्कूल से बाहर आके वो बहन के देते थे, वो बहन जाके बाकी आधा स्कूल में जाते थे। ये है फिल्म का कहानी। 70-80 लाख रुपया में बना है। आज वो 950 करोड़ का प्रॉपर्टी है फॉक्स में। आप सोचिए, ईरान में कोई सिनेमा हॉल नहीं है, वो ईरानियन भाषा में है। किसने देखा? आपने देखा, मैंने देखा, शांतनु ने देखा। तो क्योंकि वो दिल से बनाया गया था, एक फिल्म था, उस ईरान की मिट्टी की स्मेल आ रहा था उसमें से। तो वो फिल्म आप आज देखेंगे, आपको आज अच्छा लगेगा, काल देखेंगे काल अच्छा लगेगा, परसों देखेंगे परसों अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिल से निकला हुआ
एक कहानी था जो आपके दिल को छू जाता है। तो ये होता है एंटरटेनमेंट। आप लोगों को सिखाया गया कि एंटरटेनमेंट हो तो एक हीरो होना चाहिए, एक हीरोइन होना चाहिए, हीरो जाके और हीरो को आइडियली अपर कास्ट होना जरूरी है। जैसे हॉलीवुड सिनेमा में होता है, हमेशा व्हाइट कलर की हीरो होगा, वो दुनिया को बचाएगा। एक ब्लैक को कभी नहीं देखेंगे हीरो बनते हुए, क्योंकि व्हाइट सुप्रीमेसी चाहिए दुनिया में। हॉलीवुड स्टूडियोज बनाया गया था इसलिए कि दुनिया में, अमेरिका तो सुई धागे भी नहीं बनाता है ना, तो क्या करना था उनको, धंधा करना था, तो दुनिया भर की ये मैनिपुलेशन हॉलीवुड की एक एक स्टूडियो बनाए। 50s में यूरोप में कुछ यंग फिल्म मेकर आके इसकी प्रोटेस्ट की, नहीं हॉलीवुड की सुप्रीमेसी नहीं चलेगा, हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बनाएंगे। ये सब नाम सुने होंगे, गॉदर, ट्रूफो, शाब्रॉल, एरिक रोमर, ये लोग यंग टार्क आए। वहां पे फिल्म फेयर जैसे एक मैगजीन था जिसका नाम था सिनेमा डा कायरो। ये लोग कायरो दा सिनेमा, तो ये लोग हॉलीवुड को गाली दे दे के, आजकल मैं देता हूं, हॉलीवुड को गाली दे दे के लिखते थे, और ये लोग खुद फिल्म बनाने लगे छोटे छोटे पैसे में, थोड़ा थोड़ा पैसे में इतने फिल्म बनाने लगे कि हॉलीवुड बंद होने की जुगाड़ पे आ गए थे। इसको यूरोपियन न्यू वेव बोला जाता है, नोएल बाग। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें ना ये लोग शुरू से सिखाए कि देश दुनिया की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम लेके कभी कुछ बात मत करो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं, सरकार जो दे रहा है वही तुम्हारा है, उसके बाकी हम लोग संभाल लेंगे। और आप क्या करोगे, आप देखोगे हीरो हीरोइन पेड़ के नीचे डांस करेगा और विलेन आके उसको मार देगा, विलेन को मार देगा, आपका एंटरटेनमेंट खत्म। इससे ज्यादा औकात आपकी नहीं है, सवाल करने की औकात आपके पास। तो जो जब हमारी फिल्म आया ना केरला स्टोरी, इसलिए मैं प्राउड हूं कि आप लोगों ने अपने फिल्म बना लिए, बस्ता देखे मैं प्राउड हूं कि लोग सवाल करने लगे। और आज भी सोशल मीडिया में इस तरह की कोई इंसिडेंट्स को कोई बात होता है तो मुझे या अदा को टैग करते हैं लोग। तो ये अच्छा लगता है कि जो बात वर्षों से सालों भर मैं पब्लिकली बोलता गया, कोई नहीं सुनता था, आजकल तो एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस सुन रहे थे, छोड़ के नहीं गए। आपने इस फिल्म में ये कितना बजट लगाया और कितना आपको प्रॉफिट हुआ? मैं डायरेक्टर था, मैं प्रोड्यूसर नहीं था, फिर भी ये मतलब मैं भी बीच में गूगल में चेक करता हूँ कि मेरी फिल्म कितना कमाया। तो बात ये है कि ये फिल्म 19 करोड़ में बना, केरला स्टोरी की बात कर रहा हूँ, 19 करोड़ में बना। 3.5 करोड़ हमने लीगल कॉस्ट में खर्चा किया, करना पड़ा क्योंकि हमारी फिल्म बैन करने के लिए इंडिया का सब टॉप लॉयर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए थे। इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, सब बड़े बड़े लॉयर खड़े गए थे। तो हमें भी एक कॉस्टली एक लॉयर हायर करना पड़ा था, क्योंकि मजबूरन करना पड़ा था। तुम्हें उठ के वो पहले न्यूज़पेपर, वो 5 दिन न्यूज़पेपर देखते थे कि केरला स्टोरी के साथ क्या हो रहा है। और ऐसा हुआ 4 तारीख शाम को 4:45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैन की एप्लीकेशन खारिज कर दिया और हमारे फिल्म को रिलीज करने दिए। तो आप सोचिए 5 तारीख सुबह 9 बजे पहला शो था, शाम को 5 बजे पता चलता है हमारी फिल्म रिलीज हो रहा है। तो ये एक एक्साइटमेंट तो था, लेकिन हाँ, तो पब्लिसिटी के लिए 2-3 करोड़ रुपया खर्चा करना था। बिलीव मी, हमने कोई और खर्चा नहीं करना पड़ा। आप लोगों ने इस फिल्म को, पब्लिक ने इस फिल्म की पब्लिसिटी की, तो अभी तक 404 करोड़ कमाए। और बस इतना ही, ये नमस्कार आप सभी को। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो फिल्म थी वो मैंने देखी थी, मैं फर्स्ट शो देखने उस फिल्म को गया था। और वो फिल्म के बारे में मैंने पहले ही सोशल मीडिया पर पढ़ लिया था कि इस तरह की कोई फिल्म आ रही है, क्योंकि उसी वक्त पे आपकी हमारी गदर 2 की आई थी, जो गदर 2 की आपकी जो सर फिल्म थी वो थी हमारी सेकंड नंबर पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे वही थी आपकी। 19 करोड़ में आपकी फिल्म ने 450 करोड़ के लगभग बिजनेस किया था, तो 11-12 गुना कमाई करी थी आपकी फिल्म ने, ठीक है। तो जो कि बहुत बड़ी बात है। और सर मैं आपको से बस ये भी जानना चाहता हूँ कि सर एज एन एक्टर, मैं एज एक्टर हूँ, तो एज एन एक्टर को क्या करना चाहिए डायरेक्टर उसको काम दे? अच्छी एक्टिंग करना चाहिए। नहीं सर, अच्छी एक्टिंग तो है, नहीं सर,
बात ये है कि इसकी कोई फार्मूला तो है नहीं। अच्छा, इसकी कोई फार्मूला तो नहीं है। आप जैसे मैं अकेला अच्छे डायरेक्टर नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों अच्छे डायरेक्टर है, आप जैसे हजारों अच्छे एक्टर है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो थोड़ा सा आपको लेक्चर लगेगा, प्रवचन जैसे लगेगा, लेकिन मैं दूंगा क्योंकि मैं ये फॉलो किया। अगर आपका ये अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि सपना वो होता है जो रात की नींद में नहीं आता है, वो सपना नहीं है। जो सपना आपको रात को सोने नहीं देता है वो आपकी सपना है। जिस दिन तक आपकी सपने, एक्टर बनने की सपना आपको सोने नहीं देगा और लगेगा कि कल एक नया दिन होगा और कल मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आएगा, तब तक आप लगे रहिए और होगा सबकी। मेरी अच्छे दोस्त की कहानी मैं जानता हूँ। नवाजुद्दीन को, मतलब मैं नवाजुद्दीन का कहानी बोल सकता हूँ। 100 रुपया लेने के लिए 3 किलोमीटर चल के मेरे घर के पास आए थे, 100 रुपया लेने। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिला जब वो एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम के मेरे घर के सामने से घूम के गए और गाड़ी रोक के पीछे आके बोला, सुदीप तो याद है ना कि यहाँ से 100 रुपया लेने आया था। तो इस देश की सारी खूबसूरत, इस देश की सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है ना, जो चीज ये देश खत्म हो जाने की कगार पे था, लेकिन ये देश आज सरवाइव कर रहा है, आज थ्राइव कर रहा है। और ये थ्राइव करके बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए कि हमारे जैसे लोग, हम हमारे सपने को मरने नहीं देते। हमें मालूम है हमें करना है तो करना है। क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूँ। मेरी पहला फिल्म शांतनु ने मेंशन किया द लास्ट मॉन्क, वो कान फिल्म फेस्टिवल में था और मैंने रियलाइज किया मैं अगर यहाँ से वहां तक पहुंच सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेरे अंदर वही सब है जो आपके अंदर है। बिल्कुल, तो सब कुछ पॉसिबल है। सपना खोना नहीं। सबसे वो पास्ट की कविता है ना, सबसे खतरनाक होता है हमारी सपनों की मर जाना। मैं तो सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिस बहादुर से फिल्म बनाई और जिस तरह से वो चली और उसके बाद में जो आपने संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। आपका बहुत जोरदार तरह से अभिनंदन किया जाए। जैसे बोले भारत माता की, भारत माता की। हेलो सर, मेरा नाम अविनाश है। मैंने आपकी मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा डायरेक्शन है और बहुत अच्छी मूवी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, उस मूवी के ट्रेलर के दौरान जब मूवी खत्म होती है टुवर्ड्स द एंड, कुछ फिगर्स आते हैं कन्वर्जन्स को लेकर के जो हुए थे। आपको याद होगा शायद कि 32,000 एग्जैक्टली 32,000 तक उन फिगर्स पे कुछ काफी पॉलिटिकल कुछ नहीं हुआ भाई था साहब, और सारे मुद्दा ही वही था क्योंकि और कुछ बोलने वाले नहीं था। तो क्या होता था, जस्ट मैं इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ सर। उसमें कहा गया था कि ये आपने जो कोट किया था कि ये फिगर्स एक स्टिपुलेटेड एक जगह से लिए गए हैं और आपने कहा था कि ये 1 साल का फिगर इतना था, उसको मैंने 10 ईयर्स में एक्सट्रापोलेट किया और उनका कहना था कि ये 3 साल के क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं। मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि डू स्टिल स्टिक बाय दोस फिगर्स और वो उसका क्या सोर्स था सर? नहीं, अभी मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, नंबर से 32,000 की प्रॉब्लम नहीं था। 32,000 क्यों है मैं बताऊंगा आपको। 32,000 की प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम क्या था, मुझे डिस्क्रेडिट करना था। मुझे अगर डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, ये 32,000 नहीं है, ये 29,792 या 31,140। देखो झूठ बोला है सुदीप तोषण। तो बेसिकली मुझे डिस्क्रेडिट करना एक टारगेट था। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर एक लड़की भी अगर इस ऐसे दौर से गुजरता है तो हमें शर्म से सर झुक जाना चाहिए। 32,000 या 34,370 कोई मायने नहीं रखता। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, मैंने फिल्म में 3 नंबर बोले। एक बोला 32,000, एक बोला 50,000 जो पुलिस स्टेशन में वो लड़की बोलती है, और एक बोला 1 लाख से ज्यादा। तो बात ये है, मेरी स्पेकुलेशन अगर बोले वो 1 लाख से ज्यादा है। जो लड़कियां मिसिंग है, घर छोड़ के चले गए, और जिस लड़कियों की ट्रेस नहीं है, ऐसे संख्या जैसे बॉम्बे महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा लड़की मिसिंग है। बिहार में 1,70,000, ये ऑफिशियल फिगर बोल रहा हूं मैं। तो ये 32,000 नंबर पहुंचने के पीछे हमारे 3 कारण था। एक है 2011 में जब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट था, ऑफिशियल रिकॉग्निशन देता है। और इंटरेस्टिंगली ये हिंदू मुसलमान का मामला था नहीं,
ये क्रिश्चियन लड़कियां कन्वर्ट हुए जा रहे थे। तो ये चर्च का कॉइन टर्म था लव जिहाद। केरल की चर्चों ने वो किया था। अब क्या हुआ, 2 केस लेके वो चल रहा था और फाइनली हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट का रूलिंग आता है। तो क्वेश्चन था कि इस समय पे वो क्या होगा। और आपकी जान के हैरानी होगी, हमारी देश की संविधान की प्रियम्बल में इस देश को धर्मनिरपेक्ष सेकुलर डेमोक्रेसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं, केरल इज द ओनली स्टेट जहां पे 2 कन्वर्शन सेंटर है, ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर रन बाय केरल गवर्नमेंट। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारी देश की। एक पुनान में, एक कसरगोड में, एक कोईकोड में उन्होंने एक नंबर दिया था, कोई सुप्रीम विधानसभा की क्वेश्चनियर में, उसमें उन्होंने दिया था इन बिटवीन 2008 जब कोर्ट केस फाइल हुआ था से 2011 के बीच में 7,311 कन्वर्ट हुई है और 2010-11 में 2,901 ये कन्वर्ट हुई है।